नमस्कारम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो आपका सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 है, तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं। अब तक हमने देखा क्या कि सॉलिड स्टेट एक्चुअल में सॉलिड होते क्या हैं, राइट। और सॉलिड को उनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे, अरेंजमेंट के नेचर पे उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया। एक था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन था एमॉर्फस सॉलिड। तो जब एमॉर्फस सॉलिड आपने देखा कि उनके अभी इतना कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, हालांकि एमॉर्फस सॉलिड के भी काफ़ी यूजेज हैं, ठीक है। सिलिका चिप वगैरह बनाई जाती हैं तो वो एमॉर्फस सॉलिड ही है एक टाइप से। तो बट हम जो चैप्टर हमारा होगा ये फोकस्ड होगा एक आइडियल केसेस को लेकर, क्योंकि हालांकि यूजेस तो हर चीज़ के होते हैं। रियल में कोई भी क्रिस्टल कोई परफेक्ट सॉलिड कभी होता ही नहीं है। अगर वो परफेक्शन को गेन कर लेगा तो फिर वो बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वो शो ही नहीं करेगा, राइट। तो इम्परफेक्शन भी अपने आप में फ़ायदेमंद है और परफेक्शन भी, राइट। तो हम एक आइडियल केस को लेकर, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें आई हुई कमियां, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको समझेंगे, देखेंगे और उसके रीजन्स या उसके प्रॉपर्टी को समझेंगे, राइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम टारगेट करें तो अब तक हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, राइट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर हम क्लासीफाई करें, डिवाइड करें, तो क्या कोई ना कोई बेसिस तो लेना पड़ेगा, राइट। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो अरेंजमेंट है उसके अंदर लगने वाले जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, दैट मीन्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल, लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो हम जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मॉलिकुलर, सेकेंड वन इज आयनिक एंड थर्ड वन इज मेटलिक सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज कोवैलेंट, और इसी को नेटवर्क 3D सॉलिड भी बोलते हैं, राइट। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली जो डिवाइड किए गए हैं, हमने पहले ही कह दिया कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किए गए हैं, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली कौन कौन से ऑब्जर्व हुए हैं। एक आपका देखा गया है कि वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑब्जर्व हुए हैं। सेकेंड वन आपके आयनिक्स में आते हैं, आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं, या अगर उसको हम कूलाम्बिक फोर्स कहते हैं, कूलाम्बिक को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस बोलते हैं, राइट। मेटलिक्स में जनरली मेटलिक बॉन्डिंग होती है। एंड फोर्थ वन जो आपका है कोवैलेंट मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है, एटम्स के बीच में कोवैलेंट मॉलिक्यूल बन के वो 3D फ्रेमवर्क बनाते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम बेसिस ले लें, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी छोड़ो इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, अभी इनको हम डिटेल में देखेंगे, राइट, ठीक है। सेकेंड वन इज आयनिक, एंड थर्ड इज कोवैलेंट सॉलिड, एंड लास्ट वन कौन सा बचा आपका, मेटलिक सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इन जनरल वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं,
ठीक है। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो शेयरिंग होता है, शेयरिंग फोर्सेस कह सकते हैं, शेयरिंग फोर्सेस कह सकते हो, या सिंपल उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कह सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग फोर्सेस, ठीक है। एंड मेटलिक्स में मेटलिक बॉन्डिंग होती है। तो मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है उसका मेट्रिक बॉन्डिंग कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग आप जानते ही हैं, आपने 11th में पहले से पढ़ रखा है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसको कोलॉम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं। आप फिजिक्स में अक्सर फर्स्ट ईयर 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी दो अपोजिट चार्जेस के बीच में या दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उनको कहते हैं कोलॉम्बिक फोर्सेस, ठीक है। कूलाम ने प्रपोज किया था, दैट्स वाई इसको कोलॉम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं। वंडर ऑफ फोर्सेस आप पहले से ही जानते हैं, क्या होता है कि समझते हैं वंडर ऑफ फोर्सेस। इसको आप फर्स्ट ईयर की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पहले से ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो डाउट नहीं होगा, बट अगर फिर भी डाउट है तो समझो। अगर हम मॉलिक्यूल को अज्यूम करें, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स ले लो, उनके बीच में इंटरेक्शन को हम काउंट करें, इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि डाइपोल बन जाते हैं तो उसमें होता है डाइपोल 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 इंटरेक्शन, राइट। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में, और उसी को हम कह देते हैं कीशम फोर्स। कीशम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कीशम फोर्स कह देते हैं। अब हमारे पास अगर मॉलिक्यूल सपोज करो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर में क्या होगा, क्योंकि नॉन पोलर है तो जाहिर सी बात है कि डाइपोल तो जनरेट होगा नहीं तुरंत, राइट। तो उसमें क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डायरेक्टली ना होके इंड्यूस्ड हो जाता है, राइट। तो जब मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड हो चुके हैं दोनों, तो दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उससे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हम इसको सिंपली ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। और इसी को हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, राइट। और एक फोर्स आपका और है, अगर हम एक पोलर मॉलिक्यूल ले लें और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लें और उसके बीच पे इंटरेक्शन देखें, तो पोलर मॉलिक्यूल से जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल होगा वो एक डाइपोल का निर्माण करेगा, डाइपोल को कंसिस्ट करेगा, ठीक है। और जो नॉन पोलर होगा उसमें डाइपोल सीधे नहीं होगा तो इंड्यूस्ड होगा। तो एक डाइपोल जैसे मॉलिक्यूल या एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोल देते हैं थर्ड वन क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर में देख रहे थे ना। तो इसमें जो फोर्सेस काम करते हैं उसको हम कह सकते हैं डिबाई, ठीक है, डिबाई फोर्सेस। तो ये 3 प्रकार के फोर्स थे जिनको हमको समझना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1, राइट। 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होते हैं चारों प्रकार के सॉलिड जो हैं आपके, राइट। सेकेंड लेक्चर के बाद जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो थ्योरेटिकल नहीं होंगे, अब तक बहुत बेसिक चल रहा है जो भी है। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2, राइट। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, राइट। तो हमें क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं 12th एंड नीट या जेई के एग्जाम्स में, अक्सर छोटे एग्जाम्स में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
हायर लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ पर पूछने के लिए और भी अच्छे टॉपिक्स हैं, राइट। तो इसमें जनरली आपको एक मॉलिक्यूल दे देते हैं, राइट। कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया आपको, उससे आपसे पूछ लिया ये क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है, पर एक किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको पहचानना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो पहला था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन देखनी है? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या देखनी है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आपका, या हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, बेस्ट ये है, इसको हम इधर समझते हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके हो सकते हैं कि हो सकता है जैसे कि आपका हो गया पहला नॉन पोलर, ठीक है। क्या है पहला? नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या अब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उसमें से अगर हम डिवाइड करें तो पहला आपका तैयार हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर साइड। तो नाम से ही स्पष्ट है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा। तो अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अभी हमने देखा कि कौन से फोर्सेस काम करते हैं, कौन से वान डेर वाल फोर्सेस काम करते हैं। ये तो हमें पता ही था कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वान डेर वाल्स, ये वान डेर वाल फोर्सेस होंगे, राइट। तो अभी हमने देखा, लेकिन वान डेर वाल फोर्सेस तो होंगे। तो अब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पास है तो उसमें कैसा फोर्सेस होगा? सपोज आपके पास एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास एक Cl2 मॉलिक्यूल्स है, राइट। Cl2 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, Cl है और एक Cl है, Cl के बीच में बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक Cl है, राइट, दूसरा Cl है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। अगर सेम है तो स्टेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ना तो इधर शिफ्ट होंगे या इधर शिफ्ट होंगे, तो कुल मिला के इसका जो डायपोल आ गया 0 आ गया। समझ में हमें क्या आया? जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहला तो कि उनका जो म्यू होता है डायपोल मूवमेंट, राइट, वो जुड़े होता है। दूसरी बात ये है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस को ही हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डॉपल इंटरेक्शन। इसको आप नोट कर सकते हैं, राइट। और देखने को एग्जांपल हम बहुत सारे दे सकते हैं, राइट। आप जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप P4S8 ले लीजिए आप, ठीक है, CCl4 है, बेंजीन, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे सॉल्वेंट आपने देखे होंगे, सॉल्वेंट तो छोड़ ही दीजिए आप क्योंकि हमें लिक्विड नहीं लेने, ऐसे ही नॉन पोलर लेने जो सॉलिड की स्टेट में रहते हैं, राइट। तो और कुछ छूट रहा है क्या? और कुछ नहीं, राइट। अब हम देखते हैं पोलर। अभी हमने देखा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमें देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस होते हैं और ये इसके एग्जांपल है। मेन बात ये है, आपको ये मार्क करना है कि इसका जो डायपोल मोमेंट होता है एकदम 0 होता है। सेकंड क्या है? सेकंड आपका जो होते हैं, अगर हम पोलर मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल में जाहिर सी बात है, आप कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लीजिए, आप एग्जांपल के रूप में HCl को देखिए, राइट। अब HCl को देखिए, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हमें पता है कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इफ़ दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रखी है, अगर दोनों एटम के बीच में En का डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो जाहिर सी बात है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी En ज़्यादा होगी। इसका मतलब है इसके ऊपर एक थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही ऐसा डेवलप होता है तो सीधा एक डायपोल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, राइट, उनमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा ही आएगी, मतलब वो 0 तो नहीं हो सकता। ये आपको मार्क करना है, समझिए इस चीज़ को,
ठीक है। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाउंडेड होंगे तो उनके बीच में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो जिसकी ज़्यादा होगी En उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा करके वो डायपोल का निर्माण कर देंगे, और जहाँ डायपोल का निर्माण हो गया तो डायपोल मूवमेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता, राइट। तो एक तो ये बात। अब देखना में ये है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्सेस कैसे होते हैं। तो हमने जस्ट अभी देखा कि इनमें कीशम फोर्सेस होते हैं, कीशम फोर्सेस होते हैं। जो भी इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं कीशम फोर्सेस, राइट। और इसके एग्जांपल आप और रख सकते हैं। आपके पास जैसे कि यूरिया है, ये भी इसका एग्जांपल है, SO2 है, बहुत सारे एग्जांपल। आप बस चेक करिए, आपको बस डायपोल पे हिट करना है। जिनका डायपोल जीरो आ जाए तुरंत समझिए कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, राइट। और जिसका डायपोल जीरो ना आकर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो तो आप ये समझ जाइए कि वो आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। अब ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सब इसी के पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा, राइट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली अब होती क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये अपन ने पढ़ रखा है, आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि इधर देखिए, आप कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हों, अटैच्ड हों, तो उनके अंदर क्या होता है समझिए। कि मान लीजिए कि हमारे पास HF है, HF, राइट। अब HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो HF में क्या हुआ कि जो मोर वाला होगा, मोर En का होगा, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा, तो उसके पास एक पार्शियल निगेटिव और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। अब HF अकेला तो होगा नहीं, और भी HF होंगे। मान लीजिए H है, यहाँ F है, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो होता क्या है कि जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तथा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में एक इंट्रैक्शन काम करता है, और जिसी को हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सीधे हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो डायपोल, एक इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट हुआ है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो अभी आपको याद रखना है कि भाई हाइड्रोजन के का फ्लोरीन के साथ, या कभी हो जाए किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, जो भी ऐसा होता है, और समटाइम्स क्लोरीन के साथ, समटाइम्स ये इंट्रामॉलिक्यूलर में होती है जनरली, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड डायपोल होता है। इसमें क्या कह सकते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये आप नोट्स कर सकते हैं, ये आपके नोट्स हैं ये आपके, ठीक है। आपको उनको समझना होगा, राइट। एग्जांपल्स के लिए अगर हम की बात करें तो हम HF ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, वाटर इज सॉलिड, मतलब इन आइस, वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड लाइक आइस, इसको हम आइस बोलते हैं। तो रीजन क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपके ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे। अच्छा हाँ, एक बात और कि हम ये तो देख लिया कि कौन कौन से सॉलिड प्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को, या फिर कैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड के एक अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रिक करंट, या हम कह सकते हैं कंडक्टेंस की तरफ क्या रुझाव है, ठीक है। तो कंडक्टेंस की बात करें, राइट, अगर हम कंडक्टेंस की बात करें देखिए,
पहली बात तो ये कि अगर आपको कभी भी कंडक्टेंस समझना हो, कंडक्टेंस कैसे अराइज आता है, तो कंडक्टेंस जो है दो ही रीजन में अराइज होगा, दो ही कार्ड होते हैं, या तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ आयन हैं कितने, या फिर हैं कि नहीं है, नंबर ऑफ आयन हैं। दूसरी बात मूवेबिलिटी, कि सपोज आयन तो है लेकिन देखना ये भी है कि वो आयन मूव करने लायक है कि नहीं है, मूव कर रहे हैं कि नहीं। सपोज कोई क्रिस्टल है, वो उसमें आयन तो प्रेजेंट है लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहे, अगर मूव ही नहीं करें तो वो फ्लो को एक जगह से सेकंड जगह तक कैसे ले जाएंगे, सोचिए, राइट। तो फ्लो होना चाहिए, फ्लो ऑफ आयन होना चाहिए, राइट। क्या कंडीशन है कि फ्लो ऑफ आयन, हमारे पास इसका फ्लो ऑफ आयन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हो, चार्ज फ्लो होना चाहिए, किसी प्रकार से जो चार्ज है एक डिस्टेंस से सेकंड डिस्टेंस तक पहुँचे किसी भी तरीके से। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर कंडक्टेंस हमें कुछ ना कुछ मिलती है, राइट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये चार्ज को कैरी तो करते होंगे लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं करते। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। अब इंसुलेटर क्या है, इसकी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ लो है, राइट। दूसरी बात, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के हालांकि हाई होते हैं, इतना हाई भी नहीं होते लेकिन हाँ लगभग लो ही में लगते हैं कंपेरेटिवली। कह सकते हैं कि हम इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो वेरी लो ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, ठीक है। ये कंपेरेटिवली रिजल्ट है, चार सॉलिड में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये रिजल्ट आते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू लगभग होती है शायद अप्रॉक्सीमेटली 300 से 600 केल्विन के आसपास। इसका बॉइलिंग पॉइंट अराइज होता है लगभग, हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, 400 से शायद 800 केल्विन, राइट। इसका ये डेटा है इतना, राइट। तो आपको बस याद ये रखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, हम पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। अब हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो एग्जांपल्स याद रखना या आप तरीके को समझ के चलना, ठीक है। दूसरे हमारे हैं, नंबर 2 पे आते हैं आयनिक सॉलिड। तो हमें बस ध्यान रखना है, हमको एक स्टेप स्टेप से पढ़ना है, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है कि आयंस होंगे। आयंस का मतलब है अपोजिटली चार्ज्ड आयन चाहिए। इसका मतलब एक कोई पॉजिटिव आयन होगा जिसको हम कटायन बोलते हैं और एक नेगेटिव आयन होगा जिसको हम अनायन बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें होगा इंट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा और ये एक अरेंजमेंट को कैरी करेंगे, एकदम सिमेट्रिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत वेल शेप में होते हैं जनरली। तो एक सिमेट्रिक को बनाएंगे, मतलब अगर ये पार्टिकल जो होते हैं सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, सिमेट्रिकली अरेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं इसमें, ठीक है। और पॉजिटिव को हम बोल देते हैं कटायंस हैं ये, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं इनको हम बोलते हैं कि ये अनायंस हैं। तो अनायंस एंड पॉजिटिव, अनायंस एंड दूसरे आपके कटायंस आपको एक 3D स्ट्रक्चर में ये क्या होते हैं, एक 3D अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपस में इंटरेक्ट हो रहे होते हैं जिसके कारण वो आयनिक सॉलिड मजबूत रहता है, वो बना रहता है, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड आपने देखे होंगे, NaCl हो गया आपका, ठीक है, NaCl हो गया, KCl हो गया, KCl हो गया, CF2 हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, ZnS जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है, MgO हो गया, LiF हो गया, बहुत सारे हैं, MgO है, LiF है, K2SO4 है। ये वो जनरली एग्जाम्पल है जो आपके NCERT बुक में लिखे हुए, वरना एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, राइट। आपको लिए थोड़ा फैमिलियर हो जाए इसके लिए, जनरली क्या होता है, अगर NaCl को समझो,
अगर आपको आगे पढ़ना है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर Na और Cl एक नेटवर्क सॉलिड की तरह प्रेजेंट होते हैं, राइट। वहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ सॉलिड, राइट। तो अब एक बात तो ये हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, कटायन और अनायन जो होते हैं, वो इंटरेक्ट कर रखे होते हैं। दूसरी बात क्या है, हमने देखा कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है, लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, कूलम्बिक फोर्सेस, ठीक है। इतनी बात हो गई। और अब क्या देखें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो भाई सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, आयन सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, अच्छा खासा फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है जनरली। तो जब पॉजिटिव आयन है, सपोज क्या कहा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर एकदम अरेंजमेंट है, मतलब ये आयन ये इंटरेक्ट हो रहा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पर इंटरेक्शन है, हर जगह है, इन सब आयनों के बीच में बढ़िया इंटरेक्शन अगर सपोज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आयन 3D नेटवर्क सॉलिड में है तो मूव ही नहीं करेंगे। अगर मूव ही नहीं करेंगे, आयन्स तो हैं बट वो मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं कर सकते तो सॉलिड स्टेट में, क्या कह रहा हूँ, सॉलिड स्टेट में मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम क्या कहने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट में जो आपके आयनिक सॉलिड हैं वो आपके कंडक्टर नहीं होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। आयनिक सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इंसुलेटर, क्योंकि आयन फ्री टू मूव होंगे ही नहीं, राइट। पर सपोज करो कि अगर हम इसी आयनिक सॉलिड को हम मेल्ट कर दें, उसकी मॉल्टन कंडीशन को ले आएँ, अगर हम कह दें कि उसकी मॉल्टन स्टेट है, मॉल्टन स्टेट, आयनिक सॉलिड इन मॉल्टन स्टेट, तो अब क्या होगा, तो मॉल्टन स्टेट में अब आयंस के जो बॉन्डिंग है वो लूज हो चुकी है, अब वो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। कंडक्टिविटी बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी, ठीक है, पर बहुत हद तक हमें मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं ये कंडक्टर होंगे, कंडक्टेंस शो करेंगे, कंडक्टर के तरीके से एक व्यवहार करेंगे। अब एक तरीका और है, तरीका ये है कि सपोज आप जो NaCl है, NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व कर दो, ठीक है। तो आपको पता है कि डिजॉल्व करने पर ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब वाटर में एक उसको सॉल्वेंट मिल गया, तो वाटर में और हाइड्रेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो होता क्या है कि वाटर में जैसे ही टूट गया तो ये Cl और Na दोनों ही आसानी से मूव कर सकते हैं, मोबिलिटी भी आ गई उसमें, ठीक है। सेपरेट तो हुए ही थे, आयन तो थे ही, मोबिलिटी भी आ गई, तो कंडक्टेंस और मिलेगा। तो कह सकते हैं कि एक्वस स्टेट में आपके आयनिक सॉलिड जो होंगे वो कंडक्टर होंगे, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि आयनिक सॉलिड में अगर हम देखें कि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के स्ट्रांग होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका अप्रॉक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसके जनरली 1000 केल्विन के आसपास होते हैं और इसके होते हैं 2000 बॉइलिंग पॉइंट केल्विन के आसपास होता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका है मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में जाहिर सी बात है कि मेटल्स हैं, है ना, मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स में जो बॉन्डिंग होगी उनको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, है ना। अब तो मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटल्स हैं, तो मेटेलिक बॉन्डिंग को हम कह सकते हैं इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम कर रहा हो। तो मेटेलिक बॉन्डिंग को समझाने के लिए एक मॉडल है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल,
ये क्या कहता है मॉडल? मॉडल कहता है सपोज हमारे पास एक मेटल है, राइट। जनरली मेटल होती है आपके पास, सपोज आपके पास मान लो Na है या कैल्शियम है, ठीक है। तो आपके पास अगर Na है तो Na को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये Na पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, राइट। अगर हम कैल्शियम को तोड़ दें तो Ca2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर हम आयरन को तोड़ दें तो ये आयरन Fe2+ सपोज बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मतलब ये होता है कि मेटल जो है आयनाइज होके एक पॉजिटिव कटायन बना देता है और इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन से मॉडल में क्या है कि अपोज आपके पास क्या है कि एक चार्जर है, एक सीट है, हमने सीट कंसिडर कर लिया है। सपोज ये Na गया या Fe की सीट है, ठीक है, Fe की सीट है। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस कटायंस होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे सिमेट्रिकल वे में किसी तरीके से, राइट। और जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है। जनरली क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसमें जो है ये जो जगह स्पेस बची हुई है वो वहाँ पर तैरते रहते हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, वो फ्री है, मूव करता था, पूरी जो सरफेस है बची हुई हर जगह मूव कर रहा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें सामने आई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है, मतलब मूवेबल है, मूव कर सकता है। और जो कटायंस होते हैं इनको ध्यान रखो, जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये इनकी फिक्स पोजीशन है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र है, इलेक्ट्रॉनों का एक सी है और उसमें कटायंस जो हैं तैर रहे हैं या प्रेजेंट हैं या उस पर फिक्स पोजीशन पे वो दिख रहे हैं, राइट। दो चीज़ें समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनों का एक सी है और उस पर जो आपके कटायंस हैं वो प्रेजेंट हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और जो कटायंस होते हैं, ठीक है, इनको ही कर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कटायन प्रेजेंट होते हैं मेटलिक बॉन्डिंग में उनको बोलते हैं कर्नल्स, ठीक है। कर्नल मतलब ये सभी कर्नल हैं, राइट। इतनी सी बात ये थी मेटलिक बॉन्डिंग। मेटलिक बॉन्डिंग में आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं। मतलब इसको जो एग्जांपल्स हैं वो आप मेटल्स को रखिए, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल इज द एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल ही थे, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो मेटलिक बॉन्डिंग शो करते हैं, राइट। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं इसी बहाने। इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, लगभग अराउंड होते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट 800 टू शायद 1000 केल्विन और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1500 टू 2000 केल्विन। मतलब वेरी हाई होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट है आपका कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, राइट। फोर्थ वन इज कोवैलेंट सॉलिड या इसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। इतनी सी बात समझो कि कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, राइट। अब इसमें भाई क्या समझना है? अब पहले तो ये फिर वही कहानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इनके एटम्स होते हैं। तो एटम्स जो होते हैं क्या, एटम्स कोवैलेंट बॉन्डिंग ही करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अदर बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो एटम्स कनेक्टेड बाई कोवैलेंट बॉन्डिंग। एटम्स ही होते हैं, कुछ ऐसे कोवैलेंट एटम्स होते हैं या फिर एटम्स ऐसे कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, एटम्स ही कहेंगे। ऐसे एटम्स होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और जुड़कर वो एक बनाते हैं एक 3D नेटवर्क टाइप, राइट। अच्छा, जो लास्ट वन था उसमें एक चीज़ तो बताना भूल गए कि जो मेटलिक सॉलिड होते हैं, ठीक है,
जो आपका मेटेलिक सॉलिड था, जाहिर सी बात है उसमें आयंस में इलेक्ट्रॉन का तो तैर ही रहे थे, तो अल्टीमेटली ये कंडक्टर तो होंगे ही। ये आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी रह गई थी। खैर इसकी बात करते हैं कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इंसुलेटर होते हैं। सभी नहीं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो अब समझिए मुद्दे की बात, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एक तो हो गया डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ले लीजिए, और आप SiO2, कौन सा, क्वार्ट्ज वाला, ठीक है, ये हो सकता है इसका एग्जांपल। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल वैसे तो हैं, पर मुद्दे की बात अपनी ये है कि आखिर क्या है कि जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट में ऐसा क्या है कि ग्रेफाइट ने ऐसा क्या कर दिया कि इसमें ये इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है, ग्रेफाइट इंसुलेटर है, कंडक्टेंस नहीं देता, राइट। होता क्या, देखो इन सभी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, खासकर डायमंड और ग्रेफाइट, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, राइट। तो ग्रेफाइट इज द हार्डेस्ट मेटल, या जितने भी मेटल्स हैं उसमें डायमंड जो है सबसे ज़्यादा आपका हार्ड है, ठीक है। पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन एटम जो होता है, मैं कैसे बताऊं, रुको आप समझो, एक कार्बन एटम यहाँ पर है, तो यह कार्बन एटम अलग अलग 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। मतलब एक लेयर की बात करें तो एक कार्बन जो एटम है वो किन्हीं अन्य 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, तो इसकी एक लेयर होगी, फिर यह फर्दर किसी 3 से अटैच्ड होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अब एक प्लेन में, एक लेयर में एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक वैलेंसी तो फ्री होगी, एक उसका इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा वैलेंस शेल में, तो वह इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरी, अब नीचे भी एक लेयर होगी, यहाँ पर भी ये इंटरेक्टर, तो वह इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसमें ये क्या बता दिया मैंने, ग्रेफाइट तो कंडक्टर है, ग्रेफाइट तो कंडक्टर है, लिखा है ना कि इंसुलेटर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, राइट, सॉरी। तो इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर होता है, ठीक है। साथ ही साथ इन दोनों जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो एक दूसरे पर ऊपर फ्रिक्शन से वो फिसलते रहते हैं, राइट, इसलिए सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने देखी भैया 4 चीज़ें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन जो होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला क्या है, पहला आपका मेटलिक सॉलिड है, या आप सीरियल से देख लीजिए, पहला आपका मॉलिक्यूलर हो गया, दूसरा आयनिक हो गया, तीसरा मेटलिक सॉलिड हो गया, और चौथा आपका कोवैलेंट, या उसको 3D नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। देखा, मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें हो रही हो, तीसरे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये सारे एग्जांपल्स थे आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के। सेकंड था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आपके वही एग्जांपल्स आएंगे जैसे कि आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, राइट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनसे मतलब फ्लो हो सकती है। और तीसरे थे मेटल सॉलिड, उनसे भी आप इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर सकते हैं। चौथे आपके आए थे
कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, राइट। तो उनमें क्या होता था, ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टेंस देगा और अदर नहीं देंगे। तो इतनी सी बात ये है। ओके, आज की क्लास में हम इतना पढ़ते हैं और आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो इमेजिनेशन बेसिस पे होंगी, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम होगा, राइट। थैंक यू।